नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम आपको क्लास 12th वाले भैयाओं के लिए 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो में जो 11th क्लास की 3D है उसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो आपकी 12th की 3D के लिए एक बेस का काम करेगी, नींव का काम करेगी। बिना उसके आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। जनरली हमने 11th क्लास में आपको 3D के बारे में बता दिया था, किसी भी पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो जो 11th क्लास का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। अभी किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करना, जब हम किसी स्पेस की बात करते हैं, किसी प्लेन में बात करते हैं तो पॉइंट 2 डायमेंशनल शो करता है, लेकिन जो ही पॉइंट हमारा स्पेस में चला गया तो फिर वहाँ पर उसके लिए कितनी डायमेंशन चाहिए, 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट की लोकेशन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ किस में पढ़ने वाले हैं, स्पेस में। जमीन पर रहेंगे, पढ़ेंगे किस में, स्पेस में। बात स्पेस की करेंगे, रहेंगे जमीन पर, ठीक है। यही 3D है। 3D का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ लोकेशन को प्लेन पर डिफाइन करना है तो वहाँ 2 डायमेंशनल की आवश्यकता पड़ती है। उसको कहते हैं केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ पर किसी भी आपने पढ़ा होगा, नाम पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे उसको, कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं। कभी भी कार्टेशियन स्पेस नहीं कहा उसको, है ना। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा क्योंकि वहाँ पर हमने पॉइंट को 2 डायमेंशनल में शो कराया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो ही हमने पॉइंट की स्पेस में लोकेशन की बात कर दी तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ गई, 3D की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब इसको ना एक चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए ये अपना पॉइंट है और इस पॉइंट की लोकेशन के लिए हमने यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल ले लिया। ये ओरिजिन आपका हो गया OX, OY और OZ। इस जो पॉइंट की लोकेशन है, यहाँ से एक्स एक्सिस पर इसका ये परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर और जेड एक्सिस पर इसकी ये परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लोकेशन इस वाले पॉइंट की है, ये क्या शो कराएगी आपकी, एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी जो पॉइंट की लोकेशन है वो तीनों वर्टेक्स पर, तीनों एक्सिस पर क्या रहेगी आपकी, परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर हो गया, पॉइंट की लोकेशन क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए इसके जो हम एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा एक्सिस इसका हो जाएगा एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश। क्लियर हो गया, ये हमारे 3 एक्सिस बन जाएंगे। तो ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन शो कराएगा, ये इसका राइट हैंड में पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव। तो ये हमारे 3 एक्सिस बन जाएंगे, एक्स ओ एक्स डैश। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट केवल माइंड में रखने की आवश्यकता है इनको, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट के लिए उसके 3 प्लेन्स की बात करेंगे, स्पेस में भी तो प्लेन बन जाएंगे, जब पॉइंट को लोकेट हो जाएगा तो एक्सिस में डिवाइडेशन कर दिया तो फिर प्लेन में डिवाइडेशन हो गया। तो हमारे 3 जो परपेंडिकुलर प्लेन्स बनेंगे वो कौन कौन बनेंगे, 3 प्लेन हमारे कौन कौन बनेंगे, एक्स ओ वाई, वाई ओ और जेड ओ एक्स। ये हमारे 3 प्लेन्स बनेंगे, इनको भी नोट करिए, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स। ये प्लेन आपके दिमाग में रहने चाहिए, इनको नोट करिए। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन हो जाएगा आपका 11th का, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 points whose coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एम, भैया बताओ जरा 11th में क्या बताए थे, शाबाश शाबाश, प्लस z2 माइनस, वेरी गुड। सेक्शन फार्मूला जल्दी से बताओ कोई भी, हाँ, यानी ये आपका कोई लाइन सेगमेंट है
जिसके दोनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 गिवन में है, इसको कोई एक पॉइंट m1 रेशियो m2 में डिवाइड इंटरनली करेगा, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, बाकी का कंप्लीट करो और इसको नोट करो। भैया मिड पॉइंट बताइए जल्दी से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट जल्दी बोलो, पीछे नहीं देखना। टीपेन शर्मा जल्दी बोलो, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, शाबाश, और z1 प्लस z2 अपॉन, ठीक है। चलिए श्रीकांत शर्मा जी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, ऐसे ही कंप्लीट करो। हाँ जी, अब देखिए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, 11th का लगभग कंप्लीट हो चला है। हम यहाँ पर बात करेंगे कोप्लानर लाइंस की। कोप्लानर, आपने अब तक 10th क्लास तक जनरली अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की लाइंस पढ़ी हैं? 3 कौन कौन सी पढ़ी बताओ जरा प्रतीक भैया। एक तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग और एक कोलिनियर, कोइंसिडेंट लाइंस, लेकिन वो भी इंटरसेक्टिंग का ही पार्ट है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर मोर देन 1 पॉइंट देन दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस, तो वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही पार्ट है। तो हमने जनरली कितने प्रकार की लाइन पढ़ी? 2 प्रकार की, या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट होंगी। तो पूरी दुनिया में ऐसी लाइंस जो या तो पैरेलल हो या फिर वो इंटरसेक्टिंग कर रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी? कोप्लानर लाइंस कहलाएंगी। सेम प्लेन में, किसमें? एक वर्ड और जोड़ लीजिए, इन सेम प्लेन, सच लाइंस इन सेम प्लेन विच आर पैरेलल और intersecting are called coplanar lines, but in the same plane such lines are not neither parallel nor intersecting, are called non coplanar या skew lines कहेंगे उनको। क्या कहेंगे जी? non coplanar या skew lines, ठीक है। अब ऐसी लाइंस कैसी होंगी? वो लाइंस स्पेस में होंगी। क्या होंगी? स्पेस में होंगी। तो स्पेस में जैसे मान लो हमारे पास में ये एक लाइन है PQ, अनदर लाइन आपके पास ये है RS, ठीक है, किसी स्पेस में ना तो इंटरसेक्ट हो रही ना प्लेन हो रही जो है पैरेलल है। तो फिर क्या करना? किसी अनदर प्लेन में, ठीक है, हमने क्या किया, PQ के पैरेलल किसी एक पॉइंट से OA एक लाइन ले लिया, दूसरा RS के पैरेलल OB ले लिया, तो वो जिस जगह पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। एंगल बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। भाई स्क्यू लाइंस तो कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो उनके बिटवीन में एंगल कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करना कि जो 2 लाइंस दे रखी हैं आपको जिस स्पेस में, उनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी किसी प्लेन पर एज्यूम करके, ठीक है ना। क्या कर लेना? पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी। तो जैसे आपकी PQ एंड RS बोथ आर स्क्यू लाइंस, we draw OA parallel to PQ and OB parallel to RS. Both are meet at O. Then O is called the angle between 2 skew lines. तो angle between 2 skew lines समझ में आ गया? क्लियर हो गया? स्क्यू लाइन समझ में आ गई? दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे अपने आप जो मैंने बोली है। हाँ जी, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले जो मैंने अभी आपको बताया, एंगल बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, एंगल बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, ठीक है।
तो कोई भी ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना वो इंटरसेक्टिंग हो, वही तो इसकी लाइन्स हैं। तो फिर उनके बिटवीन का एंगल कैसे बनेगा? उनके पैरेलल लाइंस किसी प्लेन पर ड्रॉ कर लें तो वो फिर वहाँ पर हमारा एंगल बना देंगे। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। हमने सपोज कर लिया कि भाई आपके पास में एक ये कोई लाइन है पी क्यू, ठीक है जी। अब इस पी क्यू के, ध्यान देना मैं नाम क्या पढ़ रहा हूँ, पी क्यू। तो पी क्यू के पैरेलल लाइन कौन बनेगी? ओ ए बनेगी। यदि मैं क्यू पी के पैरेलल कर दूं तो ए ओ हो जाएगी, या इसको और आगे बढ़ा दूंगा तो फिर वो हो जाएगी। ठीक है ना, ये सीधी स्ट्रेट नहीं है, मैं इसको ऐसे करके ले आऊँगा आगे, ऐसे करके ले आऊँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर दे दूँ मैं इसको ए डैश, तो ओ ए डैश भी कह सकते हैं या ए डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फिलहाल आप केवल इतना समझेंगे इसके लिए। तो ये हमारे एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो एंगल जो हमेशा फाइंड आउट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्सिस। एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन के साथ शो करना है एंगल को? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में लेंगे। ठीक है, तो इस OA के लिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है? ये है, क्योंकि इसकी नेगेटिव डायरेक्शन किधर बनेगी? ऐसे करके सीधे उधर जो लाइन ले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा अल्फा, हमने एंगल ले लिया, लेट एंगल अल्फा बना रही है OA। ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस के साथ में, तो बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, क्योंकि इसकी नेगेटिव तो इधर बनेगी। तो इस लाइन के लिए एंगल ये होगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये वाला बनेगा, क्योंकि इसकी नेगेटिव तो ये है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल हमारा गामा। क्लियर हुआ? तो ये हो गए आपके एंगल विद द लाइन, एंगल विद द लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विद द लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एरो बना है इनका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये अल्फा बीटा गामा हमारे इनके क्या कहलाएंगे? इनका जो कॉसेंट जब हम ले लेंगे तो वो कहलाएगा इनका डायरेक्शन कोसाइंस। अभी क्या दिखा रहा है? इनको डायरेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन दिखा रहा है इसकी कि भाई इस लाइन की डायरेक्शन किधर है? इधर है। और डायरेक्शन कौन है? इसका एंगल शो करा रहा है, और डायरेक्शन का हमने कॉस ले लिया तो वो कहलाएगा उसका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी एक्स एक्सिस के साथ जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस बनेगा वो कौन बना? कॉस अल्फा। बाई एक्सिस के साथ जो कॉस बीटा, जेड एक्सिस के साथ कॉस गामा। जनरली इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन से शो करा देते हैं। ये वाली बात क्लियर हुई क्या? अभी यदि मैं इसके नेगेटिव की बात कर दूं यहीं साथ की साथ, किसकी बात कर दूं? नेगेटिव की। मैं इसको इधर ले आऊं, ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो ओ ए डैश का एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कोई बता सकते हैं? भाई ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल अल्फा बन गया था हमारे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला कितने डिग्री का बनेगा? पाई माइनस अल्फा, यानी 180 माइनस अल्फा का एंगल बनेगा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में जब बात करेंगे, टू द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस हमारा क्या बनेगा? कॉस पाई माइनस अल्फा। और कॉस, हाँ है बेटा, ये हो गया ना पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हाँ ये बनेगा इधर वाला, ये जो एंगल बनेगा कहाँ गया? ये हमारा ओ ए डैश हो गया ना, और ये हमारी सही तो बना, ये बनेगा ना बेटा एक्स, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा एक्स डैश का। तो ये एंगल इतना था,
तो यहाँ का जो एंगल बनेगा ये वाला, क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये बनेगा आपका पाई माइनस अल्फा, ये वाला एंगल बनेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन तो इसकी ये वाली होगी ना। हाँ ठीक है, ऐसी बाई की नेगेटिव डायरेक्शन इधर बनेगी, तो फिर ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, पाई माइनस बीटा का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका नेगेटिव डायरेक्शन इधर बनेगा, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, पाई माइनस गामा का बनेगा। तो कॉस 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। 180 में वैल्यू थोड़ी चेंज होएगी। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, एम आपका क्या आएगा, कॉस पाई माइनस बीटा इक्वस टू माइनस कॉस बीटा, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एन इक्वस टू कॉस पाई माइनस गामा इक्वस टू माइनस कॉस, इसको नोट करो।